कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त ड्रामे से। थाम हियोलान अपने मंगेतर लियू कान्हा को घुटनों पर ले आती है। लियू कान हैरान है कि उसकी सीधी सादी खरगोश जैसी मंगेतर का ये रूप ही हो सकता है। थाम हियोलान उसे बताती है कि उसे मारना तो उसके लिए इनाम जैसा होगा। लियू कान्हा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह कहता है कि आज वह बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन कुछ देर पहले ही यही थाम हियोलान कितनी सहमी हुई थी। उसने लियू कान्हा से 2 अलग कमरे लेने के लिए कहा था, पर लियू कान्हा ने शादी का वास्ता देकर उसे मना लिया। उसका इरादा कुछ और ही था। उसने थाम हियोलान को बदलने के लिए कुछ कपड़े दिए और जबरदस्ती भेज दिया। और फिर उसे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो उसकी आने वाली जिंदगी की भयानक झलक थी। सपने में उसने देखा कि कैसे लियू कान्हा उसे धोखा देगा और कैसे उसके माँ बाप को मजबूरन उनकी शादी करवानी पड़ेगी। शादी के लिए भी लियू कान ने एक शर्त रखी, उसे अपनी दुकान लियू कान्हा के नाम करनी होगी। शादी के बाद उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वह सालों तक लियू कान्हा के घर में नौकरानी की तरह काम करती रही, और जब उसके अपने माँ बाप बीमार पड़े तो लियू कान ने उसी के पैसे देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उसके माँ बाप की तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह सपना एक चेतावनी थी। आंसू पोंछकर थाम हियोलान ने फैसला कर लिया, अगर सपने में दिखी हर बात सच है तो वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। उसने लियू कान्हा से सीधे सीधे पूछा कि उसका इरादा उसे शादी से पहले गर्भवती करने का था, है ना? लियू कान्हा का चेहरा देखने लायक था। वह सोच में पड़ गया कि आखिर इसे यह सब कैसे पता चला। थाम हियोलान उसे बेशर्म कहती है। जवाब में लियू कान्हा अकड़ दिखाते हुए खुद को खोलने और कपड़े देने के लिए कहता है। थाम हियोलान हाँ में हाँ मिलाती है और उसके कपड़े उठाती है। लियू कान्हा को लगता है कि वह जीत गया, लेकिन अगले ही पल थाम हियोलान सारे कपड़े खिड़की से बाहर बर्फीली रात में फेंक देती है और कहती है, साल की पहली बर्फबारी मुबारक हो, अब मजे से बिना कपड़ों के रहो। लियू कान्हा चीखता रह जाता है, लेकिन थाम हियोलान दरवाजा बंद करके चली जाती है। वह मन ही मन कहती है, भले ही बाहर ठंड हो, लेकिन आज उसका दिल बहुत गर्म है। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो चाओथन क्वांग की, जो 3 दिन और 3 रात से लगातार काम कर रहा है। लियू कान्हा किसी तरह बाहर निकलता है और थाम हियोलान को रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त चाओथन क्वांग अपनी फैक्ट्री से निकला है। उसे दक्षिण में आपदा राहत के लिए गर्म जुराबों की खेप भेजनी है। तभी एक भयानक हादसा होता है, और यही वह चेहरा है जिसे थाम हियोलान ने अपने सपने में देखा था। लियू कान्हा गुस्से में थाम हियोलान को मारने दौड़ता है, पर वह उसे भी सबक सिखा देती है। ये सब देखकर चाओथन क्वांग के मन में थाम हियोलान के लिए तारीफ पैदा होती है। उसे लगता है कि वो बहुत समझदार और खूबसूरत है। सेक्रेटरी लिन भी अपने बॉस की आंखों में ये चमक देख लेता है। लियू कान्हा उसे सबके सामने बेइज्जत करने की धमकी देता है, लेकिन तभी चाओथन क्वांग बीच में आ जाता है। लियू कान्हा उससे हीरो बनने पर मजाक उड़ाता है और उसे भी मारने की धमकी देता है, लेकिन चाओथन क्वांग लड़ाई करने की जगह उसे कानून का डर दिखाता है। वह अपने महंगे जैकेट और जूतों का हिसाब बताता है। लियू कान घमंड में कहता है कि वो ये सब चुका सकता है, पर चाओथन क्वांग असली दाम अब चलता है। वह उसे बताता है कि अगर उसने हाथ उठाया तो उसे हर जाने के तौर पर 50,000 देने पड़ेंगे, और कहता है कि वह उन पैसों से एक पुरानी कार खरीद लेगा, बस उसे कल गाड़ी ट्रांसफर करने चलना होगा। चाओथन क्वांग का यह अनोखा तरीका देखकर लियू कान उसे पागल समझता है और वहाँ से चला जाता है। थाम हियोलान उसका शुक्रिया अदा करती है, और सेक्रेटरी लिन बताता है कि उनके बॉस हिसाब किताब में बहुत तेज है, लेकिन थाम हियोलान को उसकी असलियत पता है। वह जानती है कि उसने अपनी फैक्ट्री का सारा मुनाफा आपदा पीड़ितों के लिए दान कर दिया है। चाओथन क्वांग हैरान है कि उसे ये सब कैसे पता चला। थाम हियोलान बताती है कि सपने में उसने देखा है कि उसी पैसे से स्कूल और अस्पताल बनेंगे। चाओथन क्वांग देखता है कि बर्फ में उसके जूते और जुराबें भीग चुकी हैं। वह उसे अपनी फैक्ट्री की बनी गर्म जुराबें देता है। वो कहता है कि किसी चीज का सबसे बड़ा मूल्य तब होता है जब वो किसी जरूरतमंद के काम आए। थाम हियोलान अचानक उससे आज की तारीख पूछती है। 2 जनवरी 2008। उसे अपने सपने की एक और बात याद आती है। खबर थी कि शहर के मशहूर व्यापारी चाओथन क्वांग की 3 जनवरी को एक हादसे में मौत हो गई। इसका मतलब कल ही उसकी मौत होने वाली है। वो उसे बताती है कि कल उसे दक्षिण की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाओथन क्वांग नई फैक्ट्री के काम को जरूरी बताकर उसकी बात टाल देता है।
थाम हियूलान सोचती है कि उसने चेतावनी दे दी है, अब वह और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जाने से पहले चाओथन क्वांग अपना कोट उतार कर उसे दे देता है। वह कहता है कि उसे ठंड नहीं लगती। उसकी ये अच्छाई थाम हियूलान के दिल को छू जाती है। वो कशमकश में पड़ जाती है। वो किसी और की किस्मत में दखल देकर अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन जब वह उस नेक इंसान के बारे में सोचती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वो भागकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उसे एक अजीब सा प्रस्ताव देती है। मरना है या मुझसे शादी करनी है, दोनों में से कोई एक चुन लो। अगले दिन फैक्ट्री में मातम का माहौल है। सब चाओथन क्वांग की तस्वीर पर रो रहे हैं। तभी वह खुद वहां आ जाता है और अपनी ये तस्वीर को देखकर कहता है कि फोटो अच्छी नहीं है। सब उसे भूत समझकर डर जाते हैं, पर जब उन्हें एहसास होता है कि वह जिंदा है तो सब खुश हो जाते हैं। वह यहाँ भी पैसे बचाने की बात करता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि ये उनका कंजूस बॉस ही है। कर्मचारी बताते हैं कि जिस सड़क से वो जाने वाला था वो रात में टूट गई। वो बाल बाल बच गया। सब हैरान होते हैं कि उसने छुट्टी क्यों ली। जो टूटे पैर के साथ भी काम पर आ जाता था, वह बताता है कि उसने शादी के लिए छुट्टी ली है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। थाम हियूलान को तसल्ली होती है कि उसकी जान बच गई। वह सोचती है कि किसी काम के दीवाने को रोकने का यही एक तरीका था। फैक्ट्री में लोग थाम हियूलान को लेकर बातें बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वह पैसों के लिए शादी कर रही है, लेकिन चाओथन क्वांग को उस पर पूरा भरोसा है। शादी के दफ्तर में थाम हियूलान उसे एक और कागज देती है। ये एक तलाक का समझौता है, जिसमें लिखा है कि वह उसकी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगी। वह बताती है कि यह शादी सिर्फ उसे बचाने के लिए है और खतरा टलते ही वे तलाक ले लेंगे। तभी चाओथन क्वांग को ट्रैफिक पुलिस का फोन आता है। उन्हें पता चलता है कि थाम हियूलान ने ही फोन करके भूस्खलन की चेतावनी दी थी। उस एक फोन ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। ये सुनकर चाओथन क्वांग की आंखों में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। फैक्ट्री वापस आकर वो अपने कर्मचारियों को एक जरूरी काम सौंपता है। वो उन्हें कैंडी खरीद कर पूरी फैक्ट्री में बांटने के लिए कहता है। कर्मचारी हैरान है कि वह इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, पर चाओथन क्वांग के पास इसका भी एक बिजनेस वाला जवाब है। वो कहता है कि उसकी शादी हुई है। अगर कैंडी नहीं बांटी तो लोग उसे कंजूस कहेंगे, जिससे कंपनी की छवि खराब होगी। ये कहकर वो अपनी नई नवेली पत्नी यानी उनकी मालकिन को लेने निकल जाता है। थाम हियूलान अपनी दुकान पर है और सोचती है कि यह शादी तो जल्द ही खत्म हो जाएगी। तभी लियू कान्हा अपनी एक साथी टीयूमे के साथ वहां पहुंच जाता है। वह टीयूमे को आदेश देता है कि वह थाम हियूलान को 2 थप्पड़ मारे। टीयूमे उसे समझाती है कि लियू कान्हा का गुस्सा शांत करने में ही उसकी भलाई है, लेकिन थाम हियूलान एक जोरदार थप्पड़ टीयूमे के मुंह पर जड़ देती है और कहती है कि यह किस्मत तुम ही रख लो। लियू कान हैरान है। पहले तो थाम हियूलान उसके गुस्से से डर जाती थी, पर आज वह बिल्कुल बदल गई है। लियू कान्हा बेशर्मी से कहता है कि उसने दुकान उसके नाम करने का वादा किया था। वह कहता है कि यह दुकान तो दहेज का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यह उसके परिवार को दिया गया हर्जाना है। टीयू में भी उसका साथ देती है और कहती है कि समझदार औरतें घर पर रहती हैं। थाम हियूलान का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि उसने टीयू में पर कितना भरोसा किया, लेकिन वह तो लियू कान्हा के साथ मिलकर उसी के खिलाफ साजिश रच रही थी। लियू कान्हा उसकी बातों को बकवास कहकर टाल देता है और धमकी देता है कि अगर वह दुकान उसके नाम कर दे तो वह पुरानी बातें भूल जाएगा। थाम हियूलान उसका असली मतलब समझ जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे चाओथन ई के साथ कॉफी पीते देखा था। लियू कान्हा बेशर्मी से कहता है कि वो तो बस काम के सिलसिले में मिला था। इसे वह मर्दों के लिए जरूरी सामाजिक मिलजोल का नाम देता है। थाम हियूलान का यह ताना कि तुम्हारे पास एक और मिस चाओ भी है बाहर खड़े चाओथन क्वांग के कानों में पड़ता है। टीयू में उसकी बातों में हाँ मिलाती है और कहती है कि कामयाब मर्द के पीछे कुछ औरतें तो होती ही हैं। थाम हियूलान उनकी हाँ में हाँ मिलाती है, जिससे लियू कान्हा को लगता है कि वह मान गई है, लेकिन फिर वह पासा पलट देती है। वह कहती है कि क्यों न वह खुद चाओथन क्वांग के साथ थोड़ा सामाजिक मेलजोल कर ले। वह उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि वह उनके घर के लिए कुछ भी कर सकती है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनते ही लियू कान्हा का पारा चढ़ जाता है और वह उसे बेशर्म कहने लगता है। अब थाम हियूलान उसे उसकी दोगली सोच का आईना दिखाती है। वो कहती है कि जब तुम करो तो सामाजिक मेलजोल और मैं करूँ तो बेशर्मी। वह उसे अपनी पुरानी सोच अपने पास रखने के लिए कहती है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
लियू कान अब बौखला जाता है और उसे चुप रहने की धमकी देता है। वह उसे याद दिलाता है कि पहले तो वह उसके बिना बात किए रोने लगती थी। थाम हियो लान उसका मजाक उड़ाती है। इस पर वह एक और घटिया शर्त रख देता है। वह कहता है कि शादी का सारा खर्चा थाम हिये उलान के परिवार को उठाना होगा, नहीं तो वह शादी नहीं करेगा। थाम हियो लान कहती है कि खर्चा वह दे और शगुन के पैसे लियो कान रखे। यह तो बड़ी अच्छी सोच है, पर वह साफ कह देती है कि अब उसे ये शादी करनी ही नहीं है। टीयू में बीच में बोलती है तो थाम हियो लान उसे भी चुप करा देती है। वह कहती है कि ऐसा लगता है जैसे टीयू में असली पत्नी है और वह सौतन। जब बातों से काम नहीं बनता तो लियू कान अपनी असली औकात पर आ जाता है। वह कुछ गुंडों को बुला लेता है। वे लोग दुकान के बाहर उसे बदनाम करने वाले बैनर लगाकर चिल्लाने लगते हैं। लियू कान उसे धमकी देता है कि अगर उसने दुकान उसके नाम नहीं की तो वह उसे दुकान नहीं चलाने देगा। थाम हियो लान पुलिस को बुलाने की बात करती है तो वह कहता है कि वे लोग तो बस शांति से बैनर लेकर खड़े हैं, पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है कि ताकत के आगे कोई चाल काम नहीं आती और उन गुंडों को रोज दुकान के बाहर आकर खड़े होने के लिए कहता है। तभी चाओथन क्वांग वहाँ आ जाता है और हमेशा की तरह वह लड़ाई नहीं हिसाब किताब करता है। वह लियू कान्हा को उसके रोज के खर्चों का हिसाब बताता है और पूछता है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं। लियू कान्हा उसे थाम हियो लान का पुराना आशिक समझकर उस पर चिल्लाता है, लेकिन चाओथन क्वांग उन गुंडों से बात करता है। वह उन्हें दोगुनी दिहाड़ी का ऑफर देता है और कहता है कि उन्हें यही बैनर अब लियू कान्हा की फैक्ट्री के बाहर जाकर लगाना होगा। वह बैनर के लिए नए नारे भी बना देता है। नीच लियू कान जो अपनी पूर्व प्रेमिका को सताता है और उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है। इतना ही नहीं, वह उन्हें 10 दिन का पैसा एडवांस में देने का वादा भी करता है। साथ में ये भी कहता है कि खर्चों की रसीदें जरूर ले आए ताकि वह कंपनी से पैसे वापस ले सके। गुंडों का सरदार उसकी कंजूसी देखकर समझ जाता है कि यही असली बड़ा व्यापारी है और वे लोग लियू कान्हा का साथ छोड़ देते हैं। लियू कान्हा चिल्लाता रह जाता है पर अब कोई उसकी नहीं सुनता। ये सब देखकर थाम हियो लान सीधे चाओथन क्वांग से कहती है, चलो हम तलाक ले लेते हैं। लेकिन वह उसे तलाक के दफ्तर की जगह कहीं और ले जाता है। वह कहता है कि अभी वे तलाक नहीं ले सकते। थाम हियो लान कहती है कि अब तो खतरा टल गया है, पर चाओथन क्वांग कहता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। वो उसे व्यापार की समझ देता है। अगर वे अभी तलाक लेंगे तो अफवाहों से उसकी फैक्ट्री को नुकसान होगा। थाम हियो लान उसकी बात मान जाती है और अपनी एहसानों की डायरी में एक और हिसाब लिख लेती है। चाओथन क्वांग हैरान है कि कुछ ही घंटों में इतना लंबा हिसाब कैसे हो गया। फिर वो बताता है कि अब वे उसके घर जा रहे हैं, उसके माँ बाप को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाने। थाम हियो लान मना करती है, पर वह उसे अपनी कंजूसी के मनोविज्ञान से समझाता है। वह कहता है कि वे लोग खुद पैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर वह उनका नया दामाद उन्हें ले जाएगा तो वे मना नहीं कर पाएंगे। थाम हियो लान देखती है कि मुंह से कंजूस कहने वाला ये आदमी उसके माँ बाप के लिए कितने महंगे तोहफे लाया है। घर पहुंचने पर माँ तो अपने दामाद को देखकर बहुत खुश होती है, पर पापा को वह पसंद नहीं आता। माँ कहती है कि वो कितना ख्याल रखने वाला है, पर पापा कहते हैं कि कोई भी पति बाप की तरह बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इस पर चाओथन क्वांग बड़ी विनम्रता से कहता है कि वह कोशिश जरूर करेगा। खाने की मेज पर अपनी पसंद के सारे पकवान और माँ का प्यार देखकर थाम हियो लान भावुक हो जाती है। उसे याद आता है कि अपने सपने में वह इन सब चीजों के लिए तरस गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि कैसे उसने अपने प्यारे माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, जो घर पर उसका इंतजार करते रहते थे। उसे रोता देख माँ बाप घबरा जाते हैं। पापा को लगता है कि जरूर चाओथन क्वांग ने उनकी बेटी को रुलाया है। वो गुस्से में उसे घर से निकल जाने के लिए कहते हैं और तलाक लेने की बात करते हैं, लेकिन माँ अपने पति को डांट कर चुप करा देती है। वो उन्हें बताती है कि चाओथन क्वांग कितना अच्छा है। वो बताती है कि कैसे उसने आते ही सारा सामान उठाया, कैसे उसने रोती हुई बेटी को तुरंत टिश्यू पेपर दिया और कैसे उसने चुपके से पसली का सबसे बड़ा टुकड़ा थाम हियो लान की कटोरी में डाल दिया। वह कम बोलता है पर बहुत ख्याल रखता है। वो अपने पति को धमकाती है कि अगर वो ज्यादा बकवास करेंगे तो वो उनसे ही तलाक ले लेंगी। थाम हियो लान भी अपने पापा को समझाती है कि वो खुशी के मारे रोई थी। ये सुनकर पापा थोड़े शांत होते हैं, लेकिन वो चाओथन क्वांग को चेतावनी देते हैं कि उनकी नजर उस पर रहेगी। रात में माँ उन्हें उनके कमरे में छोड़ती है, जो उन्होंने बड़े प्यार से सजाया है। अब मुश्किल ये है कि बिस्तर बहुत छोटा है। चाओथन क्वांग हिसाब लगाता है कि कहाँ सोया जाए। वो अजीब ढंग से पूछता है कि क्या उन्हें सच में एक साथ सोना पड़ेगा।
तभी थाम हियोलान उसे एक उपाय दिखाती है। वह उसे अपनी जुराबें छूने को कहती है। बेचारी चाओथन क्वांग की तो घिघी बंद जाती है। वह कहता है कि वह ऐसा वैसा आदमी नहीं है। तब थाम हियोलान बताती है कि वह उसे जुराब का कपड़ा महसूस करने के लिए कह रही है। वह एक नया उत्पाद बनाने की सोच रही है। वह उसे समझाती है कि बाजार में सर्दियों के लिए जो जुराबें मिलती हैं, वे या तो बहुत पतली होती हैं या बहुत मोटी और भद्दी दिखती हैं। वह एक ऐसी जुराब बनाना चाहती है जो पतली, गर्म और असली दिखे, और उसने इसका नाम भी सोच लिया है, थान की चांद त्रान। चाओथन क्वांग को ये नाम बहुत पसंद आता है। उसका कारोबारी दिमाग तुरंत काम करने लगता है। थाम हियोलान आगे बताती है कि जुराब में अलग अलग हिस्सों पर दबाव डालकर पैरों को पतला दिखाया जा सकता है और नसों की बीमारी से भी बचा जा सकता है। चाओथन क्वांग उसकी सोच से बहुत प्रभावित होता है। वह कहता है कि यह तकनीक मुश्किल है, पर वह अपनी टीम से यह करवा लेगा। वह बताती है कि उसका मकसद उन लड़कियों की मदद करना है जो सुंदर दिखने के लिए सर्दियों में ठिठुरती हैं, और असली वजह यह है कि वो जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपने माँ बाप के लिए शहर में एक घर खरीदना चाहती है। ये सुनकर चाओथन क्वांग तुरंत इस परियोजना में निवेश करने के लिए तैयार हो जाता है और मुनाफे में उसे 70% हिस्सा देने की पेशकश करता है। थाम हियोलान कहती है कि ये गलत है, पर चाओथन क्वांग कहता है कि रचनात्मकता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर सोने को लेकर दोनों में बहस होती है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जमीन पर सोने की जिद करते हैं, और बहस करते करते थाम हियोलान जमीन पर ही सो जाती है। चाओथन क्वांग उसे सोता देख चुपके से उसे कंबल उड़ा देता है। इस नकली रिश्ते में असली प्यार की यह पहली रात थी। अगली सुबह पापा चाओथन क्वांग का महंगा सूट पहनकर घूम रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी पत्नी ने उनके लिए खरीदा है। जब माँ और बेटी उन्हें देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। थाम हियोलान बताती है कि यह सूट 12,000 युआन का है। यह सुनकर पापा घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में सूट का बटन तोड़ देते हैं। वो माफी मांगती है, लेकिन चाओथन क्वांग बात संभाल लेता है। वो झूठ बोलता है कि सूट सिर्फ 200 युआन का है। ये सुनकर पापा उसे शान से 300 युआन देते हैं, और चाओथन क्वांग वो सूट और साथ में जूते भी उन्हें तोहफे में दे देता है। बाद में वो फिर से माफी मांगकर अपनी डायरी में हिसाब लिखने लगती है, लेकिन चाओथन क्वांग उसे रोक देता है। वह कहता है कि महंगे कपड़े सिर्फ दिखावे के लिए है, घर में इन चीजों का हिसाब नहीं होता। माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर जो एहसान किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। तभी घर पर चाचा का परिवार आ जाता है, जिसे थाम हियोलान मन ही मन सर्कस मंडली बुलाती है। चाओथन क्वांग उन्हें तोहफे में एक महंगी शराब देता है। ये देखकर चाची अपने दामाद की लाई हुई नकली शराब की बोतल से दिखावा करने लगती हैं। उसे अपने सपने का वो पल याद आ जाता है जब लियू कान्हा ने इसी नकली शराब के लिए उसके परिवार को सबके सामने बेइज्जत किया था। वो बस चाहती है कि कोई उसके घमंडी जीजा वोंग हाओ का मुंह बंद करा दे, और चाओथन क्वांग ये काम बखूबी करता है। वो अपनी जानकारी से साबित कर देता है कि उसकी लाई शराब असली है और वोंग हाओ की नकली। इसके बाद वोंग हाओ उनके जुराबों के छोटे से कारोबार का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वो शेखी बघरता है कि वो तो शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थान क्वांग निटिंग फैक्ट्री के साथ लाखों का सौदा कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि उस फैक्ट्री का मालिक उसके सामने ही बैठा है। वो कहता है कि वो मालिक से कहकर उनका धंधा बाद में चौपट करवा देगा। जब रसोई में जाने की बात आती है तो वोंग हाओ कहता है कि मर्द रसोई में काम नहीं करते, उसके हाथ तो बड़े सौदों पर दस्तखत करने के लिए बने हैं। इस बार भी चाओथन क्वांग उसे चुप करा देता है। वह उसके मजदूरों के पैसे न देने वाली एक कहानी सुनाता है। ये सुनकर वोंग हाओ के पसीने छूट जाते हैं और वो चुपचाप उसके साथ रसोई में चला जाता है। ये सब देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बेटी से कहती है कि अब उन्हें तसल्ली है कि कोई उसकी रक्षा करने वाला है। रसोई में चाओथन क्वांग अपने कंजूस स्वभाव के अनुसार नाप नाप कर सोया सॉस डाल रहा है। वोंग हाओ उसे नमक बचाने पर ताना मारता है। वह कहता है कि हम जैसे बड़े लोग हाथ की मैल जितना पैसा तो यूं ही उड़ा देते हैं। चाओथन क्वांग उसकी हवा निकाल देता है। वो पूछता है कि तुम अपनी कंपनी का नाम तो बताओ, क्योंकि मेरी थान क्वांग निटिंग फैक्ट्री तो कभी किसी ठेकेदार के पैसे नहीं रोकती। ये सुनते ही वोंग हाओ के तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि वह जिससे शेखी बघार रहा था वो उसी थान क्वांग फैक्ट्री का मालिक है। वो तुरंत पैरों में गिर पड़ता है और अपनी मोटी सोने की चेन दिखाकर गरीबी का नाटक करने लगता है। चाओथन क्वांग एक ही फोन कॉल में उसकी समस्या सुलझा देता है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है। जाते जाते वह टूटी हुई प्लेट के 20 युआन भी वसूल लेता है। इसे कहते हैं असली कारोबारी दिमाग।
बाहर चाची अभी भी अपने घमंडी दामाद की तारीफों के पुल बांध रही है। तभी वोंग हाओ एक बदले हुए इंसान की तरह खाना परोसता हुआ बाहर आता है। खाने की मेज पर सालों पुराना पारिवारिक झगड़ा फिर से उभर आता है। चाचा अपने भाई पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। थाम हेओलान सच्चाई बताती है कि कैसे उसके पापा ने दादाजी की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, लेकिन इस बार चाओथन क्वांग मामले को संभाल लेता है। वो सरकारी रिकॉर्ड से साबित करता है कि जमीन का टुकड़ा उस समय बेकार था। सच्चाई जानकर चाचा और चाची को अपनी गलती का एहसास होता है और सालों से बिछड़े दो भाई आखिरकार एक हो जाते हैं। थाम हिएउलान को अपना सपना याद आता है। सपने में ये गलतफहमी मौत तक नहीं सुलझी थी, पर असल जिंदगी में चाओथन क्वांग की वजह से उसका परिवार फिर से एक हो गया है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो परिवार वाले उन्हें एक फोटो के लिए पोज करने को कहते हैं। सबके जोर देने पर थाम हिएउलान उसे गाल पर चूम लेती है और हमारा हीरो भी शर्माते हुए उसे वापस चूम लेता है। रात को चाओथन क्वांग एक चटपटी पत्रिका पढ़ते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन थाम हिएउलान उसकी इज्जत रख लेती है। वो कहती है कि वो जरूर इस मशहूर पत्रिका की छपाई की लागत का अध्ययन कर रहा होगा। यह सुनकर चाओथन क्वांग हैरान रह जाता है। उनका नया उत्पाद थान की चांद रान बाजार में आते ही हिट हो जाता है। चाओथन क्वांग उसे अपनी पत्नी के रूप में सबसे मिलवाना चाहता है, लेकिन थाम हिएउलान खुद को सिर्फ उत्पाद प्रबंधक बताती है क्योंकि वे भविष्य में तलाक लेने वाले हैं। अगले दिन चाओथन क्वांग उसे स्टेशन से लेने के लिए जाता है, लेकिन वो चाहता है कि ये सब एक इत्तेफाक लगे। वो अपने सेक्रेटरी को सही जगह गाड़ी लगाने के लिए परेशान कर देता है। बेचारा सेक्रेटरी लिन भी अपने साहब की इस लुका छिपी से हैरान है। आखिरकार सेक्रेटरी लिन सही समय पर गाड़ी ले आता है। चाओथन क्वांग बड़े भोलेपन से कहता है कि अरे हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। गाड़ी में थाम हिएउलान उसे नजरअंदाज कर देती है। बेचारा चाओथन क्वांग पीछे बैठा इंतजार ही करता रह जाता है। वह उसकी नंगी टांगों के लिए चिंता दिखाता है, पर थाम हिएउलान बताती है कि यह उनका नया उत्पाद थान की चांद त्रान है। बिजनेस डिनर पर अध्यक्ष ली की नजरें थाम हिएउलान पर टिक जाती हैं। वह उसके काम से ज्यादा उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और फिर वह सीधे मुद्दे पर आ जाता है। पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। बात यही नहीं रुकती, वो बेशर्मी से उसे शादी की रस्म वाली शराब पीने के लिए मजबूर करता है। जब थाम हिएउलान मना करती है तो वह 30 मिलियन के ऑर्डर का लालच देता है। तभी चाओथन क्वांग बीच में आता है। वह गुस्से की जगह दिमाग से काम लेता है और अध्यक्ष ली के लिए एक बहुत ही खट्टी मछली मंगवाता है। वह बड़े प्यार से उसे वह खट्टी मछली खाने पर मजबूर करता है। अध्यक्ष ली का चेहरा देखने लायक होता है। वह उसे और खिलाता है और जब अध्यक्ष ली उसे खिलाने को कहता है तो चाओथन क्वांग उसके लिए चावल मंगवा देता है। एक और मीटिंग में एक महिला ग्राहक उसे महंगी विस्की पीने के लिए मजबूर करती है। ऑर्डर पाने के लिए थाम हिएउलान लगभग मान जाती है और शराब पीने से पहले लिवर की दवा खा लेती है, लेकिन चाओथन क्वांग उसे रोक देता है। वह कहता है कि उसकी कंपनी किसी औरत को शराब पिलाकर ऑर्डर नहीं लेती। वह उसे समझाता है कि उनका उत्पाद इतना अच्छा है कि ग्राहक उनके पीछे भागेंगे, उन्हें ग्राहकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ये सुनकर थाम हिएउलान में हिम्मत आ जाती है। वह वही शब्द ग्राहकों के मुंह पर बोल देती है। अध्यक्ष ली तुरंत माफी मांगता है और चाओथन क्वांग उसे संतरे का जूस पिलाकर मामले को संभालता है। बाद में थाम हिएउलान उसे धन्यवाद देती है और हिम्मत देने के लिए उसे चूम लेती है। चाओथन क्वांग खुश हो जाता है और उसे सिग्नल के लिए धन्यवाद देता है। उसे लगता है कि मेजर्स के नीचे से थाम हिएउलान उसे इशारा कर रही थी। जब उसे पता चलता है कि वो कोई और था तो वो पूछता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। थाम हिएउलान कहती है कि यह तो बस एक एहसान का बदला था। बदला शब्द सुनकर चाओथन क्वांग का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में अध्यक्ष ली की सेक्रेटरी को नौकरी से निकलवा देता है और फिर थाम हिएउलान से कहता है कि उसे उसका पहला चुंबन चुराने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगली सुबह चाओथन क्वांग के इशारों पर सेक्रेटरी लिन फिर से बहाने बनाता है ताकि थाम हिएउलान पीछे उसके साथ बैठे। गाड़ी में वो पिछली रात के बारे में पूछता है, पर थाम हिएउलान इसे बिजनेस के बारे में समझकर अपना ब्रांड बनाने का आइडिया पेश करती है। चाओथन क्वांग उसके आइडिया को अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि इससे काम में आसानी होगी, लेकिन थाम हिएउलान मना कर देती है। वह अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहती है, न कि उसकी पत्नी के तौर पर। इसके बाद चाओथन क्वांग उसे एक घर दिखाता है। वह इसे प्रोजेक्ट का बोनस बताकर उसके माता पिता के लिए तोहफे में दे देता है।
सेक्रेटरी लिन को उसकी असली चाल समझ आ जाती है। माता पिता के आने से वह एक असली और जायज दामाद बन जाएगा। जल्द ही थाम हियू लान अपनी दुकान खोलती है जिसका नाम वह हियू क्वांग रखती है। पूछने पर वह नाम का मतलब सुबह की रोशनी बताती है। लेकिन तभी चाओ थन क्वांग के नाम से फूलों का गुलदस्ता आ जाता है और राज खुल जाता है। तभी चाओ थन क्वांग की बिंदास बहन चाओ थन ई अपनी सहेलियों के साथ दुकान में आती है। वो अपने पूरे चेहरे पर पियर्सिंग करवाना चाहती है। थाम हियू लान उसकी घबराहट देख लेती है। वह उसे समझाती है कि असली व्यक्तित्व इन चीजों से नहीं आता और भविष्य में नौकरी के लिए भी दिक्कत होगी। चाओ थन ई की सहेलियां उसे भड़काती हैं, लेकिन थाम हियू लान दृढ़ रहती है और पियर्सिंग करने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि खुद को तकलीफ देना कोई स्टाइल नहीं बल्कि बेवकूफी है। ये सुनकर चाओ थन ई की सहेलियां भड़क जाती हैं और उसे वहां से ले जाने लगती हैं। लेकिन थाम हियू लान भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वह एक एक करके शहर की सारी दुकानों को फोन करके उन्हें मना कर देती है और फिर वो ऐलान करती है कि आज शहर में कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। वह उसे घर जाने की सलाह देती है और कहती है कि जब वो खुद समझ जाएगी तब वापस आए। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। चाओ थन क्वांग अपनी माँ से थाम हियू लान को मिलवाता है। माँ तो अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बचपन की तस्वीरें दिखाती है। तभी एंट्री होती है असली चाओ थन ई की। वह अपनी होने वाली भाभी को पहचान लेती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। उसकी दोस्त लिऊ हन भी आग में घी डालती है। सबको लगता है कि चाओ थन क्वांग अपनी बहन का साथ देगा, पर वह तो अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि माँ भी थाम हियू लान का ही साथ देती है। अपनी बात साबित करने के लिए चाओ थन ई अपनी महंगी जुराबें दिखाती है। थाम हियू लान अब अपना दांव चलती है। वह उन महंगी जुराबों का कच्चा चिट्ठा खोल देती है और बताती है कि वे सिर्फ 50 पैसे की हैं। चाओ थन ई को यकीन नहीं होता, पर थाम हियू लान उन जुराबों की सारी कमियां गिनाकर उसे चुप करा देती है। बाद में थाम हियू लान चालाकी से चाओ थन क्वांग का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके चाओ थन ई को शॉपिंग पर ले जाती है। वहाँ वो उसे नए कपड़े दिलाती है और समझाती है कि सच्ची दोस्त कभी उससे नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं उकसाएगी। तभी लिऊ हन का फोन आता है। थाम हियू लान उसे जाने देती है ताकि वह अपनी आंखों से सच्चाई देख सके। एक दुकान में चाओ थन ई के पीठ पीछे लिऊ हन और उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। वे उसे बेवकूफ बनाकर अपने सारे कपड़े भी उसी से खरीदवाना चाहती हैं और वे यह भी कहती हैं कि वह बिना बाप की है, इसलिए उनसे दोस्ती के लिए चिपकी रहती है। चाओ थन ई सब सुन लेती है। जब लिऊ हन उससे पैसों के लिए कहती है तो वह मना कर देती है। दुकान वाले उस पर दबाव बनाते हैं। तभी थाम हियू लान वहाँ पहुँच जाती है और उनकी रिकॉर्ड की हुई बातें जला देती है। सच्चाई सामने आने पर चाओ थन ई का दिल टूट जाता है। वह लिऊ हन से अपनी दोस्ती तोड़ देती है और पहली बार थाम हियू लान को इज्जत से भाभी कहकर बुलाती है। दूसरी तरफ लिऊ कान अपनी बहन के जरिए चाओ थन क्वांग की कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिलने का सपना देख रहा है, लेकिन कंपनी के लोग आकर उसे बताते हैं कि उसके माल की गुणवत्ता खराब है और वे उसके साथ काम नहीं करेंगे। उसका सपना टूट जाता है। गुस्से में वो अपनी बहन को डांटता है क्योंकि उसने घटिया माल पर बहुत पैसा लगा दिया था। कुछ समय बाद हियू क्वांग ब्रांड की सफलता की पार्टी में लिऊ कान घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। वह अपनी आंखों से थाम हियू लान को अंतर्राष्ट्रीय सफलता की घोषणा करते हुए देखता है। उसे बाहर फेंक दिया जाता है और वो बदला लेने के लिए उसके माता पिता के पास जाने का फैसला करता है। और वही हुआ जिसका डर था। उसका सपना सच होने लगता है। लिऊ कान्हा उसके पिता को घायल कर देता है और उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ जाता है। यह सुनकर थाम हियू लान पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन चाओ थन क्वांग उसे संभालता है। वो वादा करता है कि उसके माता पिता उसके भी माता पिता हैं और वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। जल्द ही पता चलता है कि लिऊ कान्हा भागने की तैयारी कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। उसे फोन करके बताया जाता है कि एक नए डायरेक्टर ने उसका माल खरीद लिया है और मोटी रकम भी जमा कर दी है। लालची लिऊ कान्हा बिना सोचे समझे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है और अपने ही घटिया माल के उत्पादन में जुट जाता है। आखिरकार एक रेस्टोरेंट में आमना सामना होता है।
लियो कान्हा अपनी सफलता का जश्न मना रहा होता है, जबकि वह खुद जाल में फंस चुका है। वह थाम हियो लान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर वह वापस आकर उससे भीख मांगे तो शायद वो उसके बीमार माँ बाप की मदद कर दे। इतना ही नहीं, वह चाओ थन क्वांग की भी बेइज्जती करता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन चाओ थन क्वांग शांत रहता है। वह मैनेजर से लियो कान्हा के लिए शराब मंगवाता है और कहता है कि उसके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगले ही पल थाम हियो लान उसकी फैक्ट्री पहुंचती है और बताती है कि उसका माल जांच में फेल हो गया है। लियो कान्हा अनुबंध की धौंस दिखाता है। तभी सेक्रेटरी लिन वहां पहुंचते हैं, जिन्हें वह डायरेक्टर समझ रहा था, लेकिन सेक्रेटरी लिन तो चाओ थन क्वांग को असली डायरेक्टर कहकर सम्मान देते हैं। लियो कान्हा के होश उड़ जाते हैं। चाओ थन क्वांग बताता है कि उसे फंसाया नहीं गया, बल्कि उसके अपने लालच और बेईमानी ने उसे इस हाल में पहुंचाया है। हारकर लियो कान्हा घटिया बातों पर उतर आता है। वह कहता है कि चाओ थन क्वांग उसे जल्द ही छोड़ देगा। इस पर चाओ थन क्वांग ऐलान करता है कि वह और थाम हियो लान एक ही दुनिया के हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वे अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अस्पताल में माँ यह खबर सुनकर इतनी खुश होती है कि उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन पापा को अब एक नई चिंता सताने लगी है। उन्हें डर है कि चाओ थन क्वांग जैसा बड़ा आदमी उनकी बेटी को दुख देगा। तभी चाओ थन क्वांग वहां पहुंचता है। पापा उससे रूखा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि चाओ थन क्वांग खुद उनके पसंदीदा पकवान बनाकर लाया है तो उनका दिल पिघल जाता है। वो बताता है कि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसे हर काम खुद करना पड़ा। ये सुनकर पापा भावुक हो जाते हैं। वह चाओ थन क्वांग को अपना लेता है और अपनी बेटी को उसे परेशान न करने की हिदायत देता है। बाहर थाम हियो लान अपनी ननद को बताती है कि दुनिया में सबसे अच्छी बात यह है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली सुबह चाओ थन क्वांग उसके लिए नाश्ता बनाता है। उसने रात भर अस्पताल में पापा की देखभाल की थी। वो एक भावुक राज खोलता है। वो बताता है कि पापा को अपनी बेटी की रक्षा करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। बचपन में पिता को खोने के बाद उसे हमेशा दूसरों का सहारा बनना पड़ा। उसने कभी पिता का सहारा महसूस नहीं किया। ये सुनकर थाम हियो लान वादा करती है कि अब से वह उसका सहारा बनेगी, लेकिन कहानी में एक नया दुश्मन आ जाता है। एक प्रतियोगी कंपनी उनके उत्पाद की नकल करके उसे आधी कीमत पर बेच रही है, जिससे उनकी साख खराब हो रही है। अपनी साख बचाने के लिए थाम हियो लान मुफ्त वापसी की नीति की घोषणा करती है। वह शिपिंग का खर्च भी खुद उठाने को तैयार है। प्रतियोगी कंपनी की मालिक जो टीएयू में है आकर उसका मजाक उड़ाती है। उसने थाम हियो लान के कर्मचारियों को दोगुनी तनख्वाह देकर अपनी तरफ कर लिया है। वह एक और शातिर चाल चलती है। वह ग्राहकों को असली और नकली दोनों उत्पाद खरीदने और नकली उत्पाद वापस करने के लिए उकसाती है। ये योजना काम कर जाती है और कंपनी को उसकी दुकान बंद करने की चेतावनी मिल जाती है। जब वो मदद के लिए चाओ थन क्वांग के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने उसकी उत्पादन लाइन बंद कर दी है और शहर से बाहर है। थाम हियो लान को लगता है कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है तो मदद आने लगती है। चाओ थन ई एक अनोखा ताला लेकर आती है जिससे नकली सामान वापस नहीं किया जा सकता। पुराने कर्मचारी भी उसकी मदद के लिए लौट आते हैं। उसके माँ बाप अपनी जीवन भर की बचत सोने की छड़ें लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह पैसा उसकी आजादी है। आखिरकार चाओ थन क्वांग लौटता है। वह बताता है कि उसने उत्पादन इसलिए बंद किया था ताकि नकली माल बनाने वालों का कच्चा माल रुक जाए। वह उसे एक सरकारी दस्तावेज दिखाता है। सरकार ने अब नकल करने वालों और धोखाधड़ी से सामान वापस करने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए हैं। अब उनकी दुकान पर लगी पाबंदी हट सकती है। चाओ थन ई अपने भाई को ताना मारती है कि वह माफी मांगने के लिए सिर्फ एक गुलाब लेकर आया है, लेकिन चाओ थन क्वांग बताता है कि यह गुलाब उनके उत्पाद की मजबूती परखने के लिए था। इससे उन्हें अपने उत्पाद को दिखाने का एक नया तरीका मिलता है वीडियो के जरिए, और ये तरीका काम कर जाता है। जल्द ही उनका कारोबार आसमान छूने लगता है। उन्हें विदेशों से भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। कुछ ही सालों में वे अपने उद्योग में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। चाओ थन क्वांग का मानना है कि ईमानदारी से पैसा कमाना ही सबसे बड़ी तहजीब है। थाम हियो लान समझ जाती है कि इस युग का असली तोहफा आसान मौके नहीं बल्कि चुनौतियां थी, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वे अपने कारोबार को और बढ़ाते हैं। वे ग्राहकों की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें ज्यादा लागत लगानी पड़े। काम के साथ साथ वे अपने रिश्ते को भी समय देते हैं। उनकी जिंदगी अब काम और प्यार का एक खूबसूरत संगम बन चुकी है। कई साल बीत जाते हैं।
उनकी एक प्यारी सी बेटी है, नियन नियन। एक दिन एक पुरानी दुश्मन उन्हें अपनी बेटी के लिए एक महंगी पोशाक न खरीद पाने पर ताना मारती है, लेकिन ये पूरा परिवार एक टीम है। वे जानबूझकर गरीब होने का नाटक करते हैं और उस पोशाक की लागत का हिसाब लगाने लगते हैं। ये सब नियन नियन के लिए एक सबक था। चाओ थन क्वांग उसे सिखाता है कि किसी चीज की असली कीमत क्या होती है और ब्रांड के नाम पर कैसे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। उनकी बेटी भी उन्हीं के नक्शेकदम पर है। वो ऐलान करती है कि उसके माँ बाप उसे सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि पोशाक बनाने की पूरी फैक्ट्री देना चाहते हैं। वे सब मिलकर बच्चों के कपड़ों का एक नया ब्रांड शुरू करने का फैसला करते हैं, एक ऐसा ब्रांड जो अच्छी गुणवत्ता वाला और किफायती हो। ये कहानी उस पीढ़ी की है जिसने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद लिखी और अंत में प्यार और परिवार ही सबसे बड़ी दौलत साबित हुई।